हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 क्लास 8th का, जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में मून के बारे में पढ़ा था, मून के फेसिस के बारे में पढ़ा, सोलर स्टार्स के बारे में पढ़ा। तो आज का और उसके बाद हमने स्टार्स के बाद कंस्टेलेशंस के बारे में भी पढ़ा था कि कंस्टेलेशंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप दैम रिवॉल्विंग अराउंड इट। कि जो हमारा सन है और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मतलब जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्पेस में होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो हमारा सन है और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो एक दूसरे के राउंड घूम रहे होते हैं, तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं एक्चुअल में किसके राउंड घूम रही है, सन के राउंड घूम रही है। तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या कुछ आता है, सन के अलावा प्लैनेट्स, कोमेट्स, एस्ट्रॉयड एंड मिटियोर्स, ये सारे हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में तो आपने पढ़ रखा होगा, सुना भी होगा क्या होते हैं, लेकिन कोमेट्स, एस्ट्रॉयड और मिटियोर्स हो सकता है कि आपके लिए नए वर्ड्स हों। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी इस चैप्टर में आगे आएगा, तो उस टाइम अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप दैम रिवॉल्विंग अराउंड इट। कि सन की जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, जो सन और सन जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। कि जो हमारी अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इट्स ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज अ प्लैनेट। देर आर 7 अदर planets that revolve around the sun. The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जो अर्थ है हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के राउंड रिवॉल्व करता है। तो अर्थ के जो हमारा अर्थ है वो भी एक सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो सन के अलावा और भी 7 प्लैनेट्स हैं जो सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो 8 प्लैनेट्स हैं सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी, कौन कितनी डिस्टेंस पे है, भले सबसे नज़दीक कौन सा है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट है। तो इस ऑर्डर में अगर तक के हम देखें तो जो 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहले मरकरी आता है सन के बाद, फिर मरकरी के नेक्स्ट वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हैं। तो फिगर नंबर 17.17 शोज अ स्कीमेटिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाकर दिखाया है कि फिगर नंबर 17.17 में, जैसे इसमें दिखाया है कि सेंटर पे सन है, उसके अराउंड मरकरी, फिर वीनस, तो अलग अलग अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो सबका अपना अपना रास्ता बना हुआ है। 8 प्लैनेट्स टोटल हमें इस सोलर सिस्टम के डायग्राम में शो कर दिए। अब उसके बाद ये बच्चा बोल रहा है कि आई हैव रीड डैट देर आर 9 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। तो तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा ऐसा, तुमने भी सुन रखा होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन वो पहले 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। तो ऐसा क्यों, वो एक प्लैनेट कहाँ गायब हो गया, तो उसके बारे में बताया डिड यू नो में कि टिल 2006 देयर वर 9 planets in the solar system. Pluto was the farthest planet from the sun. In 2006, the Indian Astronomical Union (IAU) adopted a new definition of a planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet of the solar system. कि 2006 ईयर तक क्या था कि हमारे सोलर सिस्टम में हम 9 प्लैनेट्स को कंसीडर करते थे, कि हम ये बोलते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, तो जिसमें प्लूटो एक प्लैनेट होता था। तो प्लूटो जो है वो हमारे सन से सबसे फारदेस्ट प्लैनेट था, सबसे लास्ट में आता था। 8 प्लैनेट्स के बाद 9th नंबर पे प्लूटो आता था। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लैनेट को डिफाइन करने के लिए एक नई डेफिनेशन बनाई। मतलब जो पहले प्लैनेट की डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थी, लेकिन प्लैनेट की डेफिनेशन चेंज की गई IAU के द्वारा 2006 ईयर में। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन थी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट कहलाने के लिए, जो कंडीशंस होती है उनमें से एक कंडीशन को प्लूटो प्लैनेट जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए प्लूटो को अब हमने प्लैनेट कहना बंद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो गया है। तो प्लूटो भी है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, लेकिन अब उसको हम प्लैनेट नहीं बोलते, उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। तो इसलिए प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया
तो इसलिए अब हमारे पास सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट रह गए, 8 प्लैनेट्स रह गए। तो इसलिए हम अब 8 प्लैनेट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। तो सबसे पहले आता है सन। सोलर सिस्टम का सबसे फर्स्ट मेंबर है सन। तो द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। इट इज कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। द सन इज अ सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। इन फैक्ट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। कि सन जो है वो हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, सॉरी नियरेस्ट स्टार है। जितने भी स्टार्स हैं हमारी अर्थ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन सन उसमें से एक ऐसा स्टार है जो सबसे नज़दीक है, और वो हमारी अर्थ पे कंटिन्यूसली हीट और लाइट एनर्जी हमें हमारी अर्थ पे प्रोवाइड कर रहा है। और जो सन जो है एक्चुअल में हमारी अर्थ के ऊपर हीट का जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है। जितनी भी हमारी अर्थ पे एनर्जी है वो सारी सारी एनर्जी हमें सन से मिल रही है। तो सन जो है एक्चुअल में क्या है कि हमारी अर्थ का तो हीट और लाइट का सोर्स है ही है, उसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब प्लैनेट्स के ऊपर हीट और लाइट एनर्जी जो जाती है वो सन से ही जाती है। तो ये तो हो गया हमारा सन। अब सन के अलावा हम 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है। तो उसके अंदर क्या है, द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स जो हैं स्टार की तरह दिखते हैं लेकिन उनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती। दे मियरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट डेट फॉल्स ऑन दैम। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो सन की लाइट जो सन के ऊपर पड़ रही हो, सन की लाइट जो प्लैनेट्स के ऊपर पड़ रही होती है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो लाइट प्लैनेट से टकरा कर हमारी अर्थ पर आती है, जिसकी वजह से हमें प्लैनेट्स नज़र आते हैं। तो क्या प्लैनेट और स्टार्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट प्लैनेट होंगे, कौन से स्टार्स होंगे। तो इसका आंसर है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम द स्टार्स इज दैट स्टार्स ट्विंकल वेयर एज प्लैनेट्स डू नॉट। तो ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स। कि प्लैनेट और स्टार्स में डिफ्रेंशिएट करने का सबसे सिंपल मेथड है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, लेकिन प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। तो और उसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं करते। जो स्टार्स हैं, हम स्पेस में अगर 2 स्टार्स को आइडेंटिफाई कर लें तो हम जब भी देखेंगे उन स्टार्स की पोजीशन हमें वैसे चेंज होती नज़र आएगी, लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में उनकी डिस्टेंस हमें चेंज होती नज़र नहीं आएगी कभी भी। लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो स्टार्स के विद रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। स्टार्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग, और स्टार्स और प्लैनेट की पोजीशन को अगर हम कंपेयर करें तो प्लैनेट की पोजीशन किसी पर्टिकुलर स्टार से चेंज होती रहती है विद टाइम टू टाइम। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया प्लैनेट और स्टार में। द नेक्स्ट, अ प्लैनेट हैज ए डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ revolution. The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं, और सन के राउंड रिवॉल्व करने के लिए एक फ़िक्स पाथ पे, एक फ़िक्स रास्ते पे जो प्लैनेट है मूव करते हैं। तो जिस पाथ पे एक प्लैनेट मूव करता है सन के राउंड, उस पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। तो एक कोई भी प्लैनेट सन के राउंड एक रिवोल्यूशन पूरी जब करेगा, मतलब अपने ऑर्बिट में एक पाथ कंप्लीट जब करेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, वन रिवोल्यूशन बोला जाता है। और एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है सन के राउंड किसी भी प्लैनेट को, तो वो क्या कहलाता है, उस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहलाता है। और जितना प्लैनेट सन से जितने ज़्यादा दूर होंगे, उस प्लैनेट का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने बोला कि मरकरी सन के सबसे क्लोज होता है, तो यानी कि मरकरी का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो सबसे कम है। फिर मरकरी के बाद वीनस, वीनस का यानी कि मरकरी से पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी किसी भी प्लैनेट की सन से, उतना उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो अब ये बच्चा सोच रहा है, पिक्चर में जो दिखाया गया है, कि इसके माइंड में क्वेश्चन है कि आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डोंट कोलाइड विद वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कि जब प्लैनेट सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं तो आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते, टकराते क्यों नहीं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको वैसे, लेकिन एक्टिविटी नंबर 17.9 हमें एक्सप्लेन किया, उस एक्टिविटी से भी हमें आंसर मिल जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने अपने फिक्स ऑर्बिट पे, अपने अपने फिक्स पाथ पे ही सन के राउंड रिवॉल्व करते हैं, तो और जो फिक्स पाथ है, जो ऑर्बिट है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। तो जब हर एक प्लैनेट का ऑर्बिट अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग ऑर्बिट सेट है, तो उसी ऑर्बिट में प्लैनेट घूमेंगे तो वो आपस में कभी भी टकराएंगे नहीं। तो इसका समझाने के लिए एक्टिविटी दी है आपको।
Activity number 17.9. Go out into the playground with 4 or 5 of your friends. Draw 4 circles of radii 1 meter, 1.8 meter, 2.5 meter and 3.8 meter, all having a common center. कि एक प्लेग्राउंड के अंदर जाओ और उस प्लेग्राउंड के अंदर अपने 4-5 फ्रेंड्स मिलकर जाओ और क्या करना है कि प्लेग्राउंड में तुमने अलग अलग रेडियस के सर्कल बना लेने हैं जिनका सेंटर पॉइंट कॉमन होना चाहिए, मतलब कॉमन सेंटर वाले अलग अलग सर्कल बना लेने हैं। जैसे कि किसी की रेडियस 1 मीटर रख लो, किसी की 1.8, फिर उसके नेक्स्ट वाले की 2.5, नेक्स्ट वाले की 3.8। तो अलग अलग रेडियस के हमने 4 सर्कल्स बना लिए जिनका सेंटर पॉइंट कॉमन है। तो आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। योर अदर 4 फ्रेंड्स मे रिप्रेजेंट Mercury, Venus, Earth and Mars. Ask your friend to move around the sun in anti-clockwise direction in their own orbits. Do they collide with one another? तो क्या करना है कि अपने एक फ्रेंड को बोलो, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया आपको कि अपने अलग अलग सर्कल लगा लिए, एक फ्रेंड को अपने सेंटर पे खड़ा कर दो और जो क्या है सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सन है। उसके अलावा जो तुमने अलग अलग सर्कल्स लगाए थे तो एक सर्कल पे मतलब हर एक सर्कल पे एक एक अपने फ्रेंड को खड़ा कर दो और उनके मतलब उनको वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, 4 प्लैनेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो उस जो ऑर्बिट बनाया है तुमने, सर्कुलर ऑर्बिट बनाए हैं, उस ऑर्बिट के अंदर घूमना शुरू करें। तो जब सर्कल के अंदर ऑर्बिट में घूमेंगे वो, तो क्या आपस में एक दूसरे से टकराएंगे वो? तो बिल्कुल नहीं टकराएंगे, क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग है, सबका सर्कल अलग अलग है, तो अपने अपने सर्कल पे घूम रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जो प्लैनेट हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में अपने अपने पाथ पे घूमते हैं, तो कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते। ठीक है। तो बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक ए टॉप। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। तो कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड तो रिवॉल्व करता ही करता है, उसके अलावा अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड भी गोल गोल घूमता है प्लैनेट। तो जैसे कि एक टॉप की तरह, जिस तरह से दिखाया ना कि एक टॉप हमें दिखा रखा है फिगर नंबर 17.19 में, लट्टू जिसको हम बोल देते हैं हिंदी में। तो इसको हम अगर गोल घुमाएंगे तो ये अपनी एक्सिस, मतलब ये जो बीच में नेल सी लगी हुई है, इस एक्सिस के ऊपर घूमेगा। तो उसी तरह से एक प्लैनेट भी अपनी एक्सिस के अराउंड, एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन। कि एक प्लैनेट का अपनी एक्सिस पे रोटेट करने का जो टाइम होगा उसको क्या बोला जाता है? पीरियड ऑफ रोटेशन बोला जाता है। ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन पूरी करना सन के राउंड, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, और एक अपनी एक्सिस के राउंड रोटेशन पूरी करना उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स सेट और सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैम। कि कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनके लिए हम बोलते हैं कि उनके ऊपर मून है, या ये कह लो कि उनके सैटेलाइट हैं। तो अब मून या सैटेलाइट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। भी कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी, मतलब सेलेस्टियल बॉडी मतलब स्पेस में घूमने वाला कोई ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूमेगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट बोल देते हैं। द अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन, तो जनरली वी कॉल इट एज ए प्लैनेट। कि जो अर्थ है वो, उसको हम ये कह सकते हैं कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, तो हम बोलेंगे कि अर्थ जो है सन का एक सैटेलाइट है। लेकिन हम उसको सन का सैटेलाइट बोलने की बजाय सन का प्लैनेट बोल लेते हैं। तो वो यूज़ द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। तो जो हम सैटेलाइट वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसके लिए हम सैटेलाइट टर्म यूज़ करते हैं। तो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कि मून जो हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है। देर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो कई तरह के सैटेलाइट हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मैन मेड सैटेलाइट भी हैं। मून जो है हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, और उसके अलावा बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया, कि हमारे पुराने इंडिया के अंदर एस्ट्रोनॉमी, स्पेस के बारे में क्या कुछ हमें पता था। तो द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया इज मैंशनड इन ऋग वेदा विच वॉज कंपोज्ड अबाउट 4000 ईयर्स एगो। कि जो हमारा हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है ऋग्वेद, जिसको जो 4 वेद हम बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, तो उनमें से एक वेद है ऋग्वेद। तो वो जो ऋग्वेद जो है लगभग
4000 ईयर्स एगो बना था, तो उसके अंदर भी, उस वेद के अंदर भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र किया गया है। तो मैनी इंडियंस स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी, बहुत से इंडियन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी में काम किया, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर इज आर्यभट्टा। द वर्क ऑफ आर्यभट्टा ऑन द एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभट्टिया। कि जो हमारे इंडिया के एक एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका नाम है, वेल नोन साइंटिस्ट हैं, आर्यभट्टा, तो वो आर्यभट्ट जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टिया। तो उसके अंदर उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बताई थी, मतलब जो कुछ भी उन्होंने नॉलेज इकट्ठी की थी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, वो सारा कुछ उन्होंने आर्यभट्टिया नाम की बुक में लिखा था। तो ही रोट इट इन 499 CE एट द एज ऑफ 23 ईयर्स। तो उन्होंने 23 ईयर्स की एज में 499 CE के अंदर आर्यभट्टिया नाम की बुक लिखी थी। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टेटेड बाय द आर्यभट्टा इज क्लोज एज टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू। कि जो आर्यभट्ट ने अर्थ के डायमीटर के बारे में बताया था कि अर्थ का डायमीटर कितना है, जो अपनी बुक में बताया था उन्होंने, तो उतना ही डायमीटर आज एक्चुअल में हमें पता चल चुका है। मतलब जो कहने का मतलब ये हो गया कि आर्यभट्ट ने जो वैल्यूज़ बताई थी वो आज के टाइम में ट्रू है, उसको अब इसके टाइम में प्रूव किया जा चुका है। फिर डिसरिगार्डिंग द पॉपुलर व्यू डैट अर्थ इज अचल इमूवेबल, आर्यभट्टा स्टेटेड डैट अर्थ इज ए स्फीयर एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। कि ऐसा माना जाता था कि जो हमारी अर्थ है वो अचल है। अचल मतलब हिंदी में अचल बोल दिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमूवेबल, मतलब जो चीज़ मूव नहीं कर सकती। तो ऐसा अज्यूम किया जाता था पहले कि जो हमारी अर्थ है वो अचल है, मूव नहीं करती। लेकिन आर्यभट्ट ने बोला कि अर्थ जो एक स्फीयर है, एक गोला है, जो कि अपनी खुद की एक्सिस के राउंड घूमता है। तो वो आज हम पढ़ते हैं, अभी इस चैप्टर में हम पढ़ के हटे हैं कि ये बात भी ट्रू है। तो हिज एस्टिमेट अबाउट द साइड्रल पीरियड ऑफ द अर्थ वॉज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड, विच इज़ वेरी क्लोज टू द प्रेजेंटली नोन वैल्यू। तो उन्होंने बताया था आर्यभट्ट ने कि जो अर्थ अपनी एक्सिस के राउंड रोटेट करती है, एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, उसका जो एक पीरियड ऑफ रोटेशन है हमारी अर्थ का, वो कितना है, 23 आवर्स 56 मिनट और 4.1 सेकेंड का पीरियड ऑफ रोटेशन है, जो कि आज की प्रेजेंट वैल्यू से मैच करता है। तो he also correctly stated that the moon and the planets shine due to reflected sunlight. He also gave a scientific explanation for the solar and lunar eclipses. तो आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि जो मून और प्लैनेट्स जो हैं वो शाइन करते हैं। क्यों शाइन करते हैं? क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये बात भी ट्रू है। और उन्होंने सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, उसके बारे में भी बताया। तो वो बातें भी आज के टाइम में ट्रू प्रूव हो चुकी हैं। तो क्या बताया था उन्होंने कि व्हेन द शेडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून इट कॉजेज ल्यूनर एक्लिप्स, व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉजेज सोलर एक्लिप्स। कि जब अर्थ की शेडो मतलब परछाई जो है मून के ऊपर पड़ती है तो ल्यूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण लगता है, और जब मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है तो सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण लगता है। तो आर्यभट्टा ऑल्सो फाउंड दैट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नॉन वैल्यू टूडे। आर्यभट्ट ने हमारी अर्थ और मून के बीच में जो वैल्यू बताई थी वो भी आज के टाइम में ट्रू पाई गई है, उसको कैलकुलेट किया जा चुका है और उतनी ही वैल्यू है जितनी आर्यभट्ट ने बताई थी। तो मतलब आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में एक इम्पोर्टेंट वर्क किए थे, जो कि इंडिया के लिए एक प्राइड की बात है। अब हम सारे ये तो हमने जो अभी तक पढ़ा वो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका ओवरव्यू हमने दे दिया कि प्लैनेट्स के अंदर क्या कुछ होता है, क्या क्या खास बातें होती है प्लैनेट में। तो अब एक एक प्लैनेट को हम सिंगल सिंगल करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला प्लैनेट है सोलर सिस्टम का मरकरी, जिसको हिंदी में बुध भी बोला जाता है, बुध ग्रह। मरकरी प्लैनेट हिंदी में क्या बोलेंगे? बुध ग्रह। द प्लैनेट मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। It is the smallest planet of our solar system. Because Mercury is very close to the sun, it is very difficult to observe it as most of the time it is hidden in the glare of the sun. कि जो मरकरी प्लानट है वो सन के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम का, और सन के बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से मरकरी प्लानट को अर्थ से देख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो मरकरी है वो सन की ग्लेयर मतलब सन की जो चमक है उस चमक के अंदर ही छुपा रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन, सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डोंट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द होरिजन। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन।
तो लेकिन मरकरी को अगर हमें देखना है तो सनराइज से पहले और सनसेट के जस्ट बाद हमें मरकरी हॉरिजन से देखा जा सकता है। हॉरिजन मतलब कि जब सनराइज हो रहा होता है, सन निकलने वाला होता है, तो बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन पे हमें सन नज़र आता है, तो उसी को बोला जाता है हॉरिजन, मतलब लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजन लाइन के अलोंग जो है सनराइज से पहले और सनराइज के सनसेट के जस्ट बाद जो है हमें मरकरी को देख सकते हैं। और वहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर कोई बिल्डिंग्स ना हो, कोई ट्रीज़ वगैरह, मतलब रास्ते में रुकावट ना क्रिएट कर रहे हो, मतलब बिल्कुल प्लेन जगह हो। और मरकरी का कोई खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, अब सेकंड प्लैनेट है वीनस, जिसको हम हिंदी में शुक्र ग्रह भी बोलते हैं। तो वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। जो वीनस है हमारी अर्थ का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, हमारी अर्थ का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, और रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा तेज़ चमकने वाला प्लैनेट है। तो सम टाइम वीनस अपीयर इन द अर्थ ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। भी कभी कभी जो वीनस है हमें सनराइज से जस्ट पहले ही ईस्ट डायरेक्शन में नज़र आता है स्काई के अंदर। सम टाइम इट अपीयर्स इन दी वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट, और कभी हमें ये वेस्ट पार्ट में सनसेट के जस्ट बाद नज़र आता है। तो देयर फॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार। तो इसलिए जो वीनस है उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, लेकिन ये एक एक्चुअल में एक स्टार नहीं है। तो ट्राई टू लोकेट वीनस इन दी नाइट स्काई। तो आप स्काई के अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करना वीनस को कि सनसेट से पहले और सनसेट के बाद क्या आपको नज़र आता है या नहीं आता। तो वीनस हैज़ नो मून्स ऑफ और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस के खुद के कोई मून या सैटेलाइट हम कह सकते हैं नहीं है। तो रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल। इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। कि जो वीनस है अपनी खुद की एक्सिस के ऊपर जो घूमता है, वो रोटेशन जो है बाकी प्लैनेट से थोड़ी डिफरेंट है, अनयूजुअल है वीनस की। क्यों? क्योंकि जो वीनस है वो अपनी एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो इसी वजह से हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो हमारी अर्थ पे जो सनराइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है और सनसेट जो होता है वेस्ट डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर वीनस के सरफेस की बात की जाए तो वीनस पर जब हमें सन नज़र आएगा तो वो वीनस पे सन राइज वेस्ट डायरेक्शन में होगा और सनसेट ईस्ट डायरेक्शन में होगा, हमारी अर्थ के उल्टा होगा। अब एक्टिविटी नंबर 17.10, फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन एल्मेनेक द टाइम व्हेन वीनस इज विजिबल इन द स्काई। यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज वीनस बाय इट्स ब्राइटनेस। Remember that Venus cannot be seen very high in the sky. You must try to observe Venus either 1 to 3 hours before sunrise or 1 to 3 hours after sunset। कि जो न्यूज़पेपर में से या अलग अलग एल्मेनेक मतलब अलग अलग बुक्स जो हैं जो स्पेस के बारे में बताती हैं, तो उनके बारे में वहाँ से वीनस हमें स्काई में कब नज़र आ सकता है इसके बारे में स्टडी करो। तो वीनस को आप कैसे देख सकते हो? वीनस जो है थोड़ा ब्राइट प्लैनेट है, तो इसलिए हमें ज़्यादा तेज चमकता हुआ नज़र आएगा। वो हमारी अर्थ से नेक्ड आई से भी हमें नज़र आ जाता है। तो स्काई के अंदर बहुत ऊंचाई पे नज़र नहीं आता वीनस हमें। तो कब नज़र आता है? तो जब सनराइज होने से जस्ट 1 से 3 आवर्स पहले के टाइम पे, या फिर सनसेट होने के 1 से 3 आवर के बाद के टाइम में हमें वीनस जो है नज़र आता है। तो अब आगे इस लड़की का क्वेश्चन है कि डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन दी वेस्ट एंड सेट इन दी ईस्ट। क्या वीनस के सरफेस पे सन ईस्ट से राइज करेगा और सनराइज वेस्ट से होगा और सनराइज ईस्ट से होगा? तो क्या ऐसा है? तो यस, बिल्कुल ऑफ कोर्स ऐसा है, क्योंकि जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। तो अब ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि वीनस के सरफेस पे सनराइज वेस्ट डायरेक्शन में होता है और सनसेट ईस्ट डायरेक्शन में होता है। If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. You will observe that Venus shows faces just like moon। कि अगर आपको मौका मिले टेलीस्कोप से देखने का, तो वीनस को टेलीस्कोप से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि वीनस जो है जिस तरह से मून के फेसेस बनते हैं, कभी मून कंप्लीट नज़र आता है, कभी इनकम्प्लीट नज़र आता है, कभी कैसा कभी कैसा, तो उसी तरह से वीनस के भी आपको फेसेस नज़र आएंगे। तो जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया 17.20 में। और उसके बाद हमारा थर्ड प्लैनेट है अर्थ, जिसको हम पृथ्वी भी बोलते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक इकलौता एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कि हमारी अर्थ की कुछ खास कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन है जो हमारी अर्थ पे
लाइफ पॉसिबल करवाने में हेल्प करती है। तो दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो डैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमोसफियर एंड ए ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल करवाने में हेल्प करती है। एक तो सन से हमारी अर्थ की जो डिस्टेंस है वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। और दूसरा, सन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता हमारी अर्थ और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। और हमारी अर्थ पे वाटर अवेलेबल है, हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन सही सही हैं, गैसेस का कम्बिनेशन प्रॉपर है जो कि लाइफ पॉसिबल करवाने में हेल्प करता है। और ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, हमारी अर्थ को सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए हमारी अर्थ पर ओजोन लेयर भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हेल्प करती है कि जो हमारी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल करवाने का एक रीज़न बनती है। तो आगे बॉक्स में लिखा है वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट सो डैट लाइफ ऑन द अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। कि ये बच्ची कह रही है कि हमें अपनी अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट का, क्योंकि अगर हमारा एनवायरनमेंट अगर डैमेज होता है तो हमारी अर्थ जो है, अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, अर्थ की ऊपर जो लाइफ जो एग्जिस्ट करती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from the water and landmass on its surface। कि स्पेस से अगर देखा जाए तो जो हमारी अर्थ है वो ब्लू ग्रीन नज़र आती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ पे वाटर है और लैंड मास जो है उसकी वजह से, जो हमारी जितने जितने पार्ट में हमारी अर्थ पे वाटर है उतने पार्ट्स से सन की लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो स्पेस से ब्लू नज़र आती है। और जो हमारी अर्थ का लैंड मास है, जो ज़मीन है, उसकी वजह से उसके ऊपर से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमारी अर्थ हमें ब्लू नज़र आती है, सॉरी ग्रीन नज़र आती है स्पेस से। तो जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया, ऊपर ऊपर ब्लू ग्रीन सी नज़र आ रही है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन ऑन द अर्थ। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। कि जो हमारी अर्थ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जितने एंगल पे हमारी अर्थ रोटेट करती है, और जो हमारा अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है, मतलब जिस लाइन पे हमारी अर्थ सन के राउंड घूमती है और जिस एंगल पे हमारी अर्थ जो है रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर नहीं बनता, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता, कुछ टिल्ट बनता है, मतलब थोड़ा 90 डिग्री से कम एंगल बनता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, टिल्ट। मतलब हमारी अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर झुकी हुई है, टिल्ट है। तो जिस वजह से हमारी अर्थ पर चेंज ऑफ सीजन होते हैं। और हमारी अर्थ का जो एक ही इकलौता सैटेलाइट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं। अब ये बच्चा अपने माइंड में सोच रहा है कि इफ़ आई एम 13 ईयर्स ओल्ड हाउ मैनी टाइम्स हैव आई गॉन अराउंड द सन। कि अगर मेरी उम्र 13 साल है तो मैं सन के अराउंड कितनी बार घूम चुका हूँ। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि जो हमारी अर्थ का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, मतलब सन के अराउंड एक चक्कर काटने का जो टाइम है वो 365 डेज़ का होता है, मतलब 1 साल का होता है। तो इसका मतलब कि अगर एक बच्चा 13 साल का है तो वो 13 बार अर्थ के राउंड, सन के राउंड घूम चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने भी कैलकुलेट कर सकते हो, जितनी भी एज आपकी एज है, प्रेजेंट एज है, तो उतनी बार मतलब जितने बर्थडेज आप मना चुके हो अपने, उतनी बार आप सन के राउंड घूम चुके हो। ठीक है, तो हमने आज 3 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, मार्स, वीनस एंड अर्थ। उसके बाद बाकी के हमारे जो 5 प्लैनेट्स हैं उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।